आज की कहानी का नाम है आँख की किरकिरी पार्ट 1। विनोद की माँ हरिमती महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी के पास जाकर धरना देने लगी। दोनों एक ही गांव की थी, छुटपन में साथ खेलती थी। राजलक्ष्मी महेंद्र के पीछे पड़ गई। बेटा महेंद्र, इस गरीब की बिटिया का उद्धार करना पड़ेगा। सुना है लड़की बड़ी सुंदर है, फिर पढ़ी लिखी भी है। उसकी रुचियां भी तुम लोगों जैसी है। महेंद्र बोला, आजकल के तो सभी लड़के मुझ जैसे ही होते हैं। राजलक्ष्मी, तुझसे शादी की बात करना ही मुश्किल है। महेंद्र, माँ, इसे छोड़कर दुनिया में क्या और कोई बात नहीं है। महेंद्र के पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। माँ से महेंद्र का बर्ताव साधारण लोगों जैसा न था। उम्र लगभग 22 की हुई। एमए पास करके डॉक्टरी पढ़ना शुरू किया है, मगर माँ से उसकी रोज रोज की जिद का अंत नहीं। कंगारू के बच्चे की तरह माता के गर्भ से बाहर आकर भी उसके बाहरी थैले में टंगे रहने की उसे आदत हो गई है। माँ के बिना आहार विहार आराम विराम कुछ भी नहीं हो पाता। अब की बार जब माँ विनोदनी के लिए बुरी तरह से पीछे पड़ गई तो महेंद्र बोला, अच्छा ठीक है, एक बार लड़की को देख लेने दो। लड़की देखने जाने का दिन आया तो कहा, देखने से क्या होगा, शादी तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, फिर मेरे अच्छा बुरा देखने का कोई अर्थ ही नहीं है। महेंद्र के कहने में पर्याप्त गुस्सा था, मगर माँ ने सोचा, शुभ दृष्टि एक के समय जब मेरी पसंद और उसकी एक पसंद एक हो जाएगी तो उसका स्वर भी नर्म हो जाएगा। बंगाल में विवाह के पहले लड़का लड़की परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, यह रिवाज है, यही शुभ दृष्टि है। राजलक्ष्मी ने बेफिक्र होकर विवाह का दिन तय किया। दिन जितना ही करीब आने लगा, महेंद्र का मन उतना ही बेचैन हो उठा। मात्र 2-4 दिन पहले वह कह बैठा, नहीं माँ, वह मुझसे हरगिज न होगा। छुटपन से महेंद्र को हर तरह का सहारा मिलता रहा है, इसीलिए उसकी इच्छा सर्वोपरि है। दूसरे का दबाव उसे बर्दाश्त नहीं। अपनी स्वीकृति और दूसरों के आग्रह से उसे बेबस कर दिया है। इसीलिए विवाह के प्रस्ताव के प्रति नाहक ही उसकी वितृष्णा बढ़ गई और विवाह का दिन नजदीक आ गया तो उसने एक बार की नाही कर दी। महेंद्र का दोस्त था बिहारी। वह महेंद्र को भैया और उसकी माँ को माँ कहा करता था। माँ उसे स्टीमर के पीछे जुड़ी डोंगी जैसा भारवाही सामान मानती थी और वैसे ही उस पर ममता भी रखती थी। वे बिहारी से बोली, बेटे, यह तो अब तुम्हें ही करना है, नहीं तो उस बेचारी लड़की। बिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह मुझसे ना होगा। अच्छी ना लगी कहकर महेंद्र जो मिठाई छोड़ देता है वह मैंने बहुत खाई, मगर लड़की के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। राजलक्ष्मी ने सोचा, भला बिहारी विवाह करेगा? उसे तो बस एक महेंद्र की पड़ी है, बहू लाने का ख्याल भी नहीं आता उसके मन में। यह सोचकर बिहारी के प्रति उनकी कृपा मिश्रित ममता कुछ और बढ़ गई। पत्नी के पिता कुछ खास धनी न थे, परंतु अपनी इकलौती बेटी को मेम रखकर बड़े जतन से पढ़ाया लिखाया। इतना ही नहीं, घर के कामकाज में भी चाक चौबंद किया। गुजर गए और बेचारी विधवा माँ बेटी के विवाह के लिए परेशान हो गई। पास में रुपया पैसा नहीं, ऊपर से लड़की की उम्र भी ज्यादा। आखिर राजलक्ष्मी ने अपने मैके में गांव के एक रिश्ते के भतीजे से विनोदिनी का विवाह करा दिया। कुछ ही दिनों में वह विधवा हो गई। महेंद्र ने हंसकर कहा, गनीमत थी कि शादी नहीं की। कोई 3 साल बाद माँ बेटे में फिर एक बार हो गई। बेटा, लोग तो मेरी ही शिकायत करते हैं। क्यों भला? तुमने लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ा है? बहू के आने से बेटा पराया ना हो जाए, मैं इसी डर से तेरी शादी नहीं करती, लोग यही कहा करते हैं। महेंद्र ने कहा, डर तो होना ही चाहिए। मैं माँ होता तो जीते जी लड़के का विवाह ही ना करता, लोगों की शिकायतें सुन लेता। माँ हंसकर बोली, सुनो जरा इसकी बातें तो सुन लो। महेंद्र बोला, बहू तो आकर लड़के को अपना बना ही लेती है माँ, फिर इतना कष्ट उठाने वाली माँ अपने आप दूर हो जाती है। तुम्हें यह चाहे जैसा लगे, मुझे तो ठीक नहीं लगता। चाची बोली, यह तुम्हारी जाति है बेटे, जबकि जो बात हो वही अच्छी लगती है। माँ का दामन छोड़कर
अब घर गृहस्थी बसाने का समय आ गया है। अब नादानी अच्छी नहीं लगती, उल्टे शर्म आती है। राजलक्ष्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी। इस सिलसिले में उन्होंने जो कुछ कहा वह जैसा हो मगर स्वर भीगा तो नहीं था। बोली, मेरा बेटा अगर लड़कों की अपेक्षा अपनी माँ को ज्यादा स्नेह करता है तो तुम्हें शर्म क्यों लगती है मंजली बहू? कोख का लड़का होता तो समझ में आता। राजलक्ष्मी को लगा पूती बेटे के सौभाग्य वाली से ईर्ष्या कर रही है। मंजली बहू ने कहा, तुमने बहू लाने की चर्चा चलाई इसीलिए यह बात निकल गई, वरना मुझे क्या हक है? राजलक्ष्मी बोली, मेरा बेटा अगर विवाह नहीं करता तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? ठीक तो है, लड़के की जैसी आज तक देखभाल करती आई हूँ आइंदा भी कर लूंगी। इसके लिए और किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। मंजली बहू आंसी बहाती चुपचाप चली गई। महेंद्र को मन ही मन इससे चोट लगी। कॉलेज से कुछ पहले ही लौटकर वह अपनी चाची के कमरे में दाखिल हुआ। वह समझ रहा था कि चाची ने जो कुछ कहा था उसमें सिवाय इसने के कुछ ना था, और उसे यह भी पता था कि चाची की एक भांजी है जिसके माता पिता नहीं है। वह चाहती है कि महेंद्र से उसका विवाह हो जाए। हालांकि शादी करना उसे पसंद ना था, फिर भी चाची की यह आंतरिक इच्छा उसे स्वाभाविक और करुण लगती थी। उसे मालूम था उनकी कोई संतान नहीं है। महेंद्र कमरे में पहुंचा तो दिन ज्यादा नहीं रह गया था। चाची अन्नपूर्णा खिड़की पर माथा टिकाए उदास बैठी थी। बगल में कमरे में खाना ढका रखा था, शायद उन्होंने खाया ही नहीं। बहुत थोड़े में ही महेंद्र की आंखें भर जाती। चाची को देखकर उसकी आंखें छलछला उठी। करीब जाकर स्निग्ध स्वर से बोला, चाची। अन्नपूर्णा ने हंसने की कोशिश की। कहा, आ बेटे बैठ। महेंद्र का मन भीगा हुआ था। चाची को दिलासा देने के विचार से वह अचानक बोल उठा, अच्छा चाची, तुमने अपनी भांजी की बात बताई थी, एक बार दिखा सकती हो उसे? कहकर महेंद्र डर गया। अन्नपूर्णा हंसकर बोली, क्यों, शादी के लड्डू फूट रहे हैं बेटा? महेंद्र छटपट बोल उठा, नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, मैंने बिहारी जी को राजी किया है। लड़की देखने का कोई दिन तय कर दो। अन्नपूर्णा बोली, ओहो, उस बेचारी का ऐसा भाग्य कहाँ, भला उसे बिहारी जैसा लड़का नसीब हो सकता है। महेंद्र चाची के कमरे से निकला कि दरवाजे पर माँ से मुलाकात हो गई। राजलक्ष्मी ने पूछा, अरे क्या राय मशवरा कर रहा था? महेंद्र बोला, राय मशवरा नहीं, पान लेने गया था। माँ ने कहा, तेरा पान तो मेरे कमरे में रखा है। महेंद्र ने कुछ नहीं कहा, चला गया। राजलक्ष्मी अंदर गई और अन्नपूर्णा की रुलाई से सूजी आंखें देखकर लम्हे भर में बहुत सोच लिया। यही फुंकार छोड़ी। क्यों मंजली बहू, महेंद्र के कान भर रही थी ना? और बिना कुछ सुने तत्काल तेजी से निकल गई। कन्या देखने की बात महेंद्र ने की जरूर, मगर वह भूल गया। फिर भी अन्नपूर्णा नहीं भूली। उन्होंने लड़की के अभिभावक उसके बड़े चाचा को जल्दी से श्याम बाजार पत्र भेजा और एक दिन तय कर लिया। महेंद्र ने जब सुना कि देखने का दिन पक्का हो गया है तो बोला, चाची इतनी जल्दी क्यों की? बिहारी से तो मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया। अन्नपूर्णा बोली, ऐसा भी होता है भला? अब अगर तुम लोग ना जाओ तो वे क्या सोचेंगे? महेंद्र ने बिहारी को बुलाकर सारी बातें बताई और कहा, चलो तो सही, लड़की ना जची तो तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। बिहारी बोला, यह मैं नहीं कह सकता, चाची की भांजे को देखने जाना है। देखकर मेरे मुंह से यह बात हरगिज ना निकल सकेगी कि लड़की मुझे पसंद नहीं। महेंद्र ने कहा, फिर तो ठीक ही है, लेकिन तुम्हारी तरफ से यह जाती है महेंद्र भैया। खुद तो हल्के हो जाएं और दूसरे के कंधे पर बोझ रख दें, यह ठीक नहीं। अब चाची जी का जी दुखाना मेरे लिए बहुत कठिन है। महेंद्र कुछ शर्मिंदा और नाराज होकर बोला, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? बिहारी बोला, मेरे नाम पर जब तुमने उन्हें उम्मीद दिलाई है तो मैं विवाह करूंगा। यह देखने जाने का ढोंग बेकार है। बिहारी अन्नपूर्णा की देवी की भांति भक्ति करता था। आखिर अन्नपूर्णा ने खुद बिहारी को बुलवाकर कहा, ऐसा भी कहीं होता है बेटे? लड़की देखे बिना विवाह कर लोगे? यह हरगिज ना होगा। लड़की पसंद ना आए तो तुम हरगिज हाँ नहीं करोगे,
समझे? तुम्हें मेरी कसम है। जाने के दिन कॉलेज से लौटकर महेंद्र ने माँ से कहा, जरा मेरा वह रेशमी कुर्ता और धागा वाली धोती निकाल दो। माँ ने पूछा, क्यों, कहाँ जाना है? महेंद्र बोला, काम है, तुम ला दो, फिर बताऊंगा। महेंद्र थोड़ा सब्रे बिना ना रह सका। दूसरे के लिए ही क्यों ना हो, लड़की का मसला जवानी में सभी से थोड़ा संवार करा ही लेता है। दोनों दोस्त लड़की देखने निकल पड़े। लड़की के बड़े चाचा अनुकूल बाबू ने अपनी कमाई से अपना बाग वाला 3 मंजिला मकान मोहल्ले में सबसे ऊंचा बना रखा है। गरीब भाई की माँ बाप विहीना बेटी को उन्होंने अपने ही यहाँ रखा है। उसकी मौसी अन्नपूर्णा ने कहा था, मेरे पास रहने दो, इससे खर्च की कमी जरूर होती। लेकिन गौरव की कमी के डर से अनुकूल राजी ना हुए। यहाँ तक कि मुलाकात के लिए भी कभी उसे मौसी के यहाँ नहीं जाने देते थे। अपनी मर्यादा के बारे में इतने ही सख्त थे वे। लड़की के विवाह की चिंता का समय आया, लेकिन इन दिनों विवाह के विषय में चिंता के साथ साथ लागत भी लगती। परंतु दहेज की बात उठते ही अनुकूल कहते, मेरी भी तो अपनी लड़की है, अकेले मुझसे कितना करते बनेगा। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। ऐसे में बन संवर कर खुशबू बिखेरते हुए रंगभूमि में अपने दोस्त के साथ महेंद्र ने प्रवेश किया। चैत का महीना, सूरज डूब रहा था। 2 मंजिले का दक्षिणी बरामदा चिकने चीली टाइलों का बना। उसी की एक और दोनों मेहमानों के लिए फल फूल मिठाई से भरी चांदी की तश्तरियां रखी गई। बर्फ के पानी भरे गिलास जैसे ओस की बूंदों से झलमल। बिहारी के साथ महेंद्र सकुचाते हुए खाने बैठा। नीचे माली पौधों में पानी डाल रहा था और भीगी मिट्टी की सौंधी सुगंध लिए दक्षिणी बयार महेंद्र की धप धप धुली चादर की छोर को हैरान कर रही थी। आसपास के दरवाजे के झरोकों की ओर से कभी कभी दबी हंसी, फुसफुसाहट, कभी कभी गहनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। खाना खत्म हो चुका तो अंदर की तरफ देखते हुए अनुकूल बाबू ने कहा, चुन्नी, पान ले आओ तो बेटा। जरा देर में संकोच से पीछे का दरवाजा खुल गया और सारे संसार की लाज से सिमटी एक लड़की हाथ में पानदान लिए अनुकूल बाबू के पास आकर खड़ी हुई। वे बोले, शर्म काहे की बिटिया, पानदान उसके आगे रखो। उसने झुककर कांपते हुए हाथों से मेहमानों के बगल में पानदान रख दिया। बरामदे के पश्चिमी छोर से डूबते हुए सूरज की आभा उसके लज्जित मुखड़े को मंडित कर गई। इसी मौके से महेंद्र ने उस कांपती हुई लड़की के करुण मुख की छवि देख ली। बालिका जाने लगी। अनुकूल बाबू बोले, जरा ठहर जा चुन्नी। बिहारी बाबू, यह है छोटे भाई अपूर्व की लड़की। अपूर्व तो चल बसा, अब मेरे सिवा इसका कोई नहीं। और उन्होंने एक लंबी सांस ली। महेंद्र का मन पसीज गया। उसने एक बार फिर लड़की की तरफ देखा। उसकी उम्र साफ साफ कोई न बताता। सगे संबंधी कहते 12-13 की होगी, यानी 14-15 होने की संभावना ही ज्यादा थी। लेकिन दया पर चल रही थी, इसीलिए सहमे से भाव ने उसके नव यौवन के आरंभ को जब्त कर रखा था। महेंद्र ने पूछा, तुम्हारा नाम? अनुकूल बाबू ने उत्साह दिया, बता बेटी, अपना नाम बता। अपने असभ्यस्त आदेश पालन के ढंग से झुककर उसने कहा, जी मेरा नाम आशा लता है। आशा? महेंद्र को लगा नाम बड़ा ही करुण और स्वर बड़ा कोमल है। दोनों मित्रों ने बाहर सड़क पर आकर गाड़ी छोड़ दी। महेंद्र बोला, बिहारी, इस लड़की को तुम हरगिज मत छोड़ो। बिहारी ने इसका कुछ साफ जवाब न दिया। बोला, इसे देखकर इसकी मौसी याद आ जाती है, ऐसी ही भली होगी शायद। महेंद्र ने कहा, जो बोझा तुम्हारे कंधे पर लाद दिया, अब वह शायद वैसा भारी नहीं लग रहा है। बिहारी ने कहा, नहीं लगता है, ढो लूंगा। महेंद्र बोला, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? तुम्हें बोझा लग रहा हो तो मैं उठा लूं। बिहारी ने गंभीर होकर महेंद्र की तरफ ताका। बोला, सच? अब भी ठीक ठीक बता दो, यदि तुम शादी कर लो तो चाची कहीं ज्यादा खुश होंगी, उन्हें हमेशा पास रखने का मौका मिलेगा। महेंद्र बोला, पागल हो तुम, यह होना होता तो कब का हो जाता।
बिहारी ने कोई ऐतराज न किया, चला गया और महेंद्र भी यहाँ वहाँ भटक कर घर पहुँच गया। माँ पूरियाँ निकाल रही थी। चाची तब तक अपनी भांजी के पास से लौटकर नहीं आई थी। महेंद्र अकेला सूनी छत पर गया और चटाई बिछाकर लेट गया। कलकत्ता की ऊंची अट्टालिकाओं के शिखरों पर शुक्ल सप्तमी का आधा चांद टहल रहा था। माँ ने खाने के लिए बुलाया तो महेंद्र ने अलसाई आवाज में कहा, छोड़ो, अब उठने को जी नहीं चाहता। माँ ने कहा, तो यही ले आऊं? महेंद्र बोला, आज नहीं खाऊंगा, मैं खाकर आया हूँ। माँ ने पूछा, कहाँ खाने गया था? महेंद्र बोला, बाद में बताऊंगा। वे लौटने लगी तो थोड़ा सोचते हुए महेंद्र ने कहा, माँ, खाना यहीं ले आओ। रात में महेंद्र ठीक से सो नहीं पाया। तड़के ही वह बिहारी के घर पहुंच गया। बोला, यार, मैंने बड़ी ध्यान से सोचा और देखा कि चाची यही चाहती है कि शादी मैं ही करूं। बिहारी बोला, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं थी, यह बात तो वे खुद कई बार कह चुकी हैं। महेंद्र बोला, तभी तो कहता हूँ, मैंने आशा से विवाह न किया तो उन्हें दुख होगा। बिहारी बोला, हो सकता है। महेंद्र ने कहा, मेरा ख्याल है यह तो जागती होगी। हाँ, बात तो ठीक है, बिहारी ने कहा। यह बात थोड़ी देर से आपकी समझ में आई, कल आ जाता तो शायद अच्छा होता। महेंद्र, एक दिन बाद ही आया तो क्या बुरा हो गया? विवाह की बात पर मन की लगाम को छोड़ना था कि महेंद्र के लिए धीरज रखना कठिन हो गया। उसके मन में आया, इस बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं है, शादी हो ही जानी चाहिए। उसने माँ से कहा, अच्छा माँ, मैं विवाह के लिए राजी हूँ। माँ मन ही मन बोली, समझ गई। उस दिन अचानक क्यों मंजली बहू अपनी भांजी को देखने चली गई और क्यों महेंद्र बन ठन कर घर से निकला। उनके अनुरोध की बार बार उपेक्षा होती रही और अन्नपूर्णा की साजिश कारगर हो गई। इस बात से वह नाराज हो उठी। कहा, अच्छा, मैं अच्छी सी लड़की को देखती हूँ। आशा का जिक्र करते हुए महेंद्र ने कहा, लड़की तो मिल गई। राजलक्ष्मी बोली, उस लड़की से विवाह नहीं हो सकता, यह मैं कह देती हूँ। महेंद्र ने बड़े संयुक्त शब्दों में कहा, क्यों माँ, लड़की बुरी तो नहीं है? राजलक्ष्मी, तीनों कुल में कोई नहीं। ऐसी लड़की से विवाह रचकर कुटुंब को कभी सुख नहीं मिलेगा। महेंद्र, कुटुंब को सुख मिले ना मिले, लड़की मुझे खूब पसंद है। उससे शादी ना हुई तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लड़के की जिद से राजलक्ष्मी और सख्त हो गई। वह अन्नपूर्णा से भिड़ गई। एक अनाथ से विवाह कराकर तुम मेरे लड़के को फंसा रही हो। अन्नपूर्णा रो पड़ी। उससे तो शादी की कोई बात ही नहीं हुई। उसने तुम्हें क्या कहा, इसकी मुझे जरा भी खबर नहीं। राजलक्ष्मी इसका रत्ती भर यकीन न कर सकी। अन्नपूर्णा ने बिहारी को बुलवाया और आंसू भरकर कहा, तय तो सब तुमसे हुआ था, फिर तुमने पासा क्यों पलट दिया? मैं कह देती हूँ, शादी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वह बेड़ा तुम ना पार करोगे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वैसे लड़की अच्छी है। बिहारी ने कहा, चाची तुम्हारी बात मंजूर है, वह तुम्हारी भांजी है, फिर मेरे ना कहने की कोई बात नहीं। लेकिन महेंद्र, अन्नपूर्णा बोली, नहीं नहीं बेटे, महेंद्र से उसका विवाह किसी भी हालत में ना होगा। यकीन मानो, तुमसे विवाह हो तभी मैं ज्यादा निश्चिंत हो सकूंगी। महेंद्र से रिश्ता हो यह मैं भी नहीं चाहती। बिहारी बोला, तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। और वह राजलक्ष्मी के पास जाकर बोला, माँ, चाची की भांजी से मेरी शादी पक्की हो गई। सगे संबंधियों में तो कोई महिला है ही नहीं, इसीलिए मैं ही खबर देने आया हूँ। राजलक्ष्मी, अच्छा, बड़ी खुश हुई बिहारी सुनकर। लड़की बड़ी भली है, तेरे लायक, इसे हाथ से मत जाने देना। बिहारी, हाथ से बाहर होने वाले सवाल ही क्या, खुद महेंद्र भैया ने लड़की पसंद करके रिश्ता पक्का करवाया है। इन झंझट से महेंद्र और भी उत्तेजित हो गया। माँ और चाची से नाराज होकर वह मामूली से हॉस्टल में जाकर रहने लगा।
राजलक्ष्मी रोती हुई अन्नपूर्णा के कमरे में पहुंची। कहा, मंजली बहू, लगता है उदास होकर महेंद्र ने घर छोड़ दिया, उसे बचाओ। अन्नपूर्णा बोली, दीदी धीरज रखो, 2 दिन के बाद गुस्सा उतर जाएगा। राजलक्ष्मी, तुम उसे नहीं जानती बहन, वह जो चाहता है ना मिले तो कुछ भी कर सकता है, जैसे भी हो अपनी बहन की लड़की से। अन्नपूर्णा, भला यह कैसे होगा दीदी, बिहारी से बात लगभग पक्की हो चुकी। राजलक्ष्मी बोली, हो चुकी तो टूटने में कितनी देर लगती है। और उन्होंने बिहारी को बुलवाया। कहा, तुम्हारे लिए मैं कोई दूसरी लड़की ढूंढ देती हूँ, मगर इससे तुम्हें बाज आना पड़ेगा। बिहारी बोला, नहीं माँ, यह नहीं होगा, सब तय हो चुका है। राजलक्ष्मी फिर अन्नपूर्णा के पास गई। बोली, मेरे सिर की कसम मंजली, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम ही बिहारी से कहो, तुम कहोगी तो बिगड़ी बन जाएगी। आखिर अन्नपूर्णा ने बिहारी से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह नहीं है, मगर लाचारी है, क्या करूं। आशा को तुम्हें सौंपकर मैं ही निश्चिंत होती, मगर क्या बताऊं, सब तो तुम्हें पता ही है। बिहारी, समझ गया, तुम जो हुक्म करोगी वही होगा, लेकिन फिर कभी किसी से विवाह करने का मुझसे आग्रह मत करना। बिहारी चला गया। अन्नपूर्णा की आंखें छलछला गईं। महेंद्र का अमंगल ना हो, इस आशंका से उन्होंने आंखें पोंछ ली। बार बार दिल को दिलासा दिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और इस तरह राजलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, महेंद्र में किलकिल चलते चलते आखिर विवाह का दिन आ गया। रोशनी हंसती हुई चली। शहनाई उतनी ही मधुर बजी जितनी वह बजा करती है, यानी उसके दिल के साथ कोई ना था। सज संवरकर लज्जित और मुग्ध मन आशा अपनी नई दुनिया में पहली बार आई। उसके कंपित कोमल हृदय को पता ही ना चला कि उसके इस बसेरे में कहीं कांटा है, बल्कि यह सोचकर भरोसे और आनंद से उसके सारे संदेह जाते रहे कि इस दुनिया में एकमात्र माँ जैसी अपनी मौसी के पास जा रही है। विवाह के बाद राजलक्ष्मी ने कहा, मैं कहती हूँ अभी कुछ दिन बहू अपने बड़े चाचा के घर ही रहे। महेंद्र, ऐसा क्यों माँ? माँ ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट पड़ सकती है। महेंद्र बोला, आखिर मैं कोई नन्हा नादान नहीं हूँ, अपने भले बुरे की समझ नहीं मुझे। राजलक्ष्मी, जो हो, साल भर की ही तो बात है। महेंद्र ने कहा, इसके माँ बाप रहे होते तो मुझे कोई ऐतराज ना होता, लेकिन चाचा के यहाँ इसे मैं नहीं छोड़ सकता। राजलक्ष्मी अपने आप से, बाप रे, आप ही मालिक, सास कोई नहीं, कल शादी और आज इतनी हमदर्दी। आखिर हमारी भी तो शादी हुई थी, मगर तब ऐसी बेहयाई ना थी। महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, तुम बिल्कुल मत सोचो माँ, इम्तिहान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर राजलक्ष्मी असीम उत्साह से बहू को गृहस्थी के काम काज सिखाने में जुट गई। भंडार, रसोई और पूजा घर में आशा के दिन कटने लगे। रात को अपने साथ सुलाकर वह उसके आत्मीय बिछोह की कमी को पूरा करने लगी। काफी सोच समझकर अन्नपूर्णा आशा से दूर ही रहा करती। कोई अभिभावक जब खुद ही सारी ईख का रस चूसने लगता है, तब निराश बच्चे की रंजिश कम नहीं होती। महेंद्र की हालत भी वैसी ही हो गई। उसकी आंखों के सामने ही नव युवती वधू का सारा मीठा रस गृहस्थी के कामों में निचुड़ता रहा। वह भला वह कैसे सह सकता था? अन्नपूर्णा जानती थी कि राजलक्ष्मी जाति कर रही है, फिर भी उन्होंने कहा, क्यों बेटे, बहू की गृहस्थी से धंधे सिखाए जा रहे हैं, अच्छा ही तो है। आजकल की लड़कियों की तरह उपन्यास पढ़ना, कारपेट बुनना और सिर्फ बाबू बने रहना ही क्या अच्छा है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, आजकल की लड़कियों की तरह ही रहेगी, वह चाहे भली हो चाहे बुरी। मेरी स्त्री अगर मेरी ही तरह उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो इसमें क्या बुरी बात है? यह ना तो परिहास की बात है, ना पछतावे की। अन्नपूर्णा के कमरे में बेटे की आवाज सुनकर राजलक्ष्मी सब छोड़कर आ गई। रूखे स्वर में बोली, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं? महेंद्र ने वैसे ही उत्तेजित भाव से कहा, मंसूबे क्या होंगे, बहू को घर में नौकरानी की तरह काम मैं ना करने दूंगा। माँ ने अपनी तीखी जलन को दबाकर बड़े ही तीखे धीर भाव से कहा,
आखिर उससे क्या कराना होगा? महेंद्र बोला, मैं उसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। मैं कुछ न बोली, तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली गई और बहू का हाथ पकड़कर खींचती हुई महेंद्र के पास लाकर बोली, यह रही तुम्हारी बहू, सिखाओ लिखना पढ़ना। और अन्नपूर्णा की तरफ पलटकर गले में आंचल डालकर कहा, माफ करो मंजली बहू, माफ करो। तुम्हारी भांजी की मर्यादा मेरी समझ में ना आई। मैंने इसके कोमल हाथों में हल्दी लगाई है, अब तुम इसे धो पोंछ कर परी बना कर रखो। महेंद्र को सौंपो, ये आराम से लिखना पढ़ना सीखे। नौकरानी का काम मैं खुद कर लूंगी। राजलक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। क्षोभ से अन्नपूर्णा जमीन पर बैठ गई। अचानक यह क्या हो गया? आशा के पल्ले ही न पड़ा कि माजरा क्या है। महेंद्र नाराज हो गया, मन ही मन बोला, जो हुआ सो हुआ। अब से अपनी स्त्री का भार अपने हाथों लेना पड़ेगा, नहीं तो जुल्म हो जाएगा। मन और कर्तव्य बोध दोनों मिल जाएं तो अच्छा लगता है। पत्नी की उन्नति के चक्कर में महेंद्र रम गया। ना तो उसे अपने काम का ध्यान रहा, ना लोगों की परवाह। घमंडी राजलक्ष्मी ने अपने आप से कहा, अब अगर महेंद्र बीवी को लेकर मेरे दरवाजे पर सिर पीट कर जान भी क्यों न दे दे, तो भी मैं मुड़कर नहीं देखूंगी। देखती हूँ माँ को छोड़कर बीवी के साथ कैसे रहेगा। दिन बीतने लगे। राजलक्ष्मी के दरवाजे पर किसी अनुतप्त नामों की आहट न सुनाई पड़ी। राजलक्ष्मी ने अपने मन में तय किया, अच्छा, माफी मांगने आएगा तो माफ कर दूंगी, नहीं तो कहाँ जाएगा। बहुत दुखी होगा बेचारा। माफी कोई मांगे तभी तो आप माफ कर सकते हैं। कोई माफी के लिए दहलीज पर आया ही नहीं। राजलक्ष्मी ने सोचा कि मैं ही जाकर उसे क्षमा कराऊंगी। लड़का रूठ गया है तो क्या माँ भी रूठी रहे। 3 मंजिली पर एक कोने के छोटे से कमरे में महेंद्र सोया करता था। वहीं उसकी पढ़ने की जगह भी थी। इधर कई दिनों से माँ ने उसके कपड़े सहेजने, बिस्तर बिछाने, झाड़ने बुहारने में कोई दिलचस्पी न ली। मातृ स्नेह के जिन कर्तव्यों की वह आदी थी, बहुत दिनों तक उन कामों को न करने से वह दुखी हो गई। उस दिन दोपहर को एकाएक मन में आया, अभी महेंद्र कॉलेज गया होगा, इसी बीच उसका कमरा ठीक कर आऊं। लौटकर वह समझ जाएगा कि कमरे से माँ का हाथ फिरा है। सीढ़ियों से राजलक्ष्मी ऊपर गई। महेंद्र के कमरे में दरवाजे का एक पल्ला खुला था। सामने जाते ही मानो कांटा चुभ गया। चौंक कर ठिठक गई। देखा, फर्श पर महेंद्र लेटा है और दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए बहू धीरे धीरे उसके पांव सहला रही है। दोपहर की तेज धूप में खुले कमरे में दाम्पत्य लीला देखकर राजलक्ष्मी शर्म और धिक्कार से सिमट गई और चुपचाप नीचे उतर आई। कुछ दिन सूखा पड़ने से नाच के जो पौधे सूखकर पीले पड़ जाते हैं, बारिश आने पर वे तुरंत बढ़ जाते हैं। आशा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां उसका रक्त संबंध था, वहां वह कभी भी आत्मीयता का दावा न कर सकी। लेकिन आज पराए घर में जब उसे बिन मांगे हक मिला, तो उसने उसे लेने से देर न की। उस दिन दोपहर में राजलक्ष्मी नीचे उतर आई। उसने सोचा अन्नपूर्णा को जगाया जाए। बोली, अरे ओ मंजली, जाकर देख जरा, तुम्हारी नवाब की बेटी नवाब के घर कैसा पाठ पढ़कर आई है। घर के बड़े बूढ़े होते आज तो। अन्नपूर्णा ने कातर होकर कहा, दीदी, अपनी बहू को तुम शिक्षा दो या हुकूमत चलाओ, मुझे क्या, मुझसे क्यों कह रही हो। राजलक्ष्मी धनुष की तनी डोरी से टंकार कर उठी। मेरी बहू, जब तक तुम मंत्री हो वह मुझे कैसे मान सकती है। यह सुनकर अन्नपूर्णा पैर पटकती हुई महेंद्र के कमरे में पहुंच गई। आशा से बोली, तू इस तरह से मेरा सिर नीचा करेगी री, मुंहजली, शर्म नहीं, हया नहीं, समय असमय का ख्याल नहीं तुझे। बूढ़ी सास पर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। मेरा ही नसीब जला कि मैं तुझे इस घर में ले आई। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आशा भी सिर झुकाए आंचल के छोर को नाखून से नोचती हुई चुपचाप रोने लगी। महेंद्र ने कहा, यह देखो, इसके लिए मैं स्लेट, बही, किताब सब खरीद लाया हूँ। इसे मैं पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, चाहे लोग मेरी निंदा करें। अन्नपूर्णा बोली, ठीक है, लेकिन यह क्या तमाम दिन? शाम के बाद
घंटा आधा घंटा पढ़ लिया बस। घंटा आधा घंटा पढ़ना ही तो काफी होगा। महेंद्र, इतना आसान नहीं है चाची, पढ़ने लिखने में समय लगता है। अन्नपूर्णा खींचकर चली गई। आशा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महेंद्र दरवाजा रोककर खड़ा हो गया। उसने आशा की गीली आंखों की विनती ना मानी। वैसे आशा को नहीं लगता कि लिखना पढ़ना जरूरी भी है, फिर भी वह अपने पति की खातिर किताबों पर एक बारगी झुककर सिर हिलाती हुई बताई चीजें याद करती रहती। कमरे के कोने में छोटी सी मेज पर डॉक्टरी की किताब खोलकर मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे होते। बीच बीच में कनखियों से छात्रा को देखते रहते। अचानक अपनी किताब बंद करके आवाज दी, चुन्नी। यह आशा का ही घरेलू नाम था। चौंक कर आशा ने उधर देखा। वह बोला, जरा लाओ तो किताब देखूं, कहाँ पढ़ रही हो। आशा को लगा जांच होगी और उसमें पास होने की उम्मीद कम ही थी। आगे आगे पाठ और पीछे सपाट, कुछ यही हाल था। एक हाथ से उसकी कमर को कसकर लपेटकर दूसरे हाथ से किताब पकड़कर पूछा, आज कितना पढ़ गई देखूं तो। जितनी पंक्तियों पर वह सरसरी निगाह फेर गई दिखा दिया। महेंद्र ने अचरज से कहा, ओह, बस इतना पढ़ गई, मैंने कितना पढ़ा बताऊं। और अपनी किताब के किसी अध्याय का शीर्ष भर दिखा दिया। अचरज से आंखें बड़ी बड़ी करके आशा ने पूछा, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे। उसकी ठोड़ी पकड़कर महेंद्र ने कहा, मैं किसी के बारे में सोच रहा था, और जिसके बारे में सोच रहा था वह दीमक का वर्णन पढ़ने में मशगूल थी। इस बेवजह शिकायत का सटीक जवाब आशा दे सकती थी, लेकिन प्रेम की प्रतियोगिता में झूठी हार मान लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक रोज महेंद्र मौजूद नहीं था। मौका पाकर आशा पढ़ने बैठ गई कि अचानक कहीं से आकर उसने आंखें मीच ली और किताब छीनकर कहने लगा, बेरहम, मैं नहीं होता हूँ तो मेरे बारे में सोचती तक नहीं, किताबों में डूब जाती हूँ। आशा ने कहा, तुम मुझे गवार बनाए रखोगे। महेंद्र ने कहा, तुम्हारी कल्पना से अपनी विद्या ही कौन आगे बढ़ रही है। बात आशा को लग गई। फौरन चल देने का उपक्रम करती हुई बोली, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में ऐसा कौन सी रुकावट डाली है। उसका हाथ थामकर महेंद्र ने कहा, यह तुम नहीं समझोगी। मुझे भूलकर तुम जितनी आसानी से पढ़ लिख लेती हो, तुम्हें भूलकर उतनी आसानी से मैं पढ़ लिख नहीं पाता। शिक्षक ही जब शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा हो, तो छात्रा की क्या मजाल कि विद्या के वन में राह बनाकर चल सके। कभी कभी मौसी की छिड़की याद आती और चित्त विचलित हो जाता। सास को देखकर शर्म से गड़ जाती, लेकिन सास उसे किसी काम को न कहती। अपने मन से उनकी मदद करना चाहती तो वह पढ़ाई के हर्जे का कहकर वापस भेज देती। आखिर अन्नपूर्णा ने आशा से कहा, तेरी जो पढ़ाई चल रही है वह तो देख रही हूँ, महेंद्र को क्या डॉक्टरी का इम्तिहान ना देने दोगी। यह सुनकर आशा ने अपने जी को कड़ा किया। महेंद्र से कहा, तुम्हारे इम्तिहान की तैयारी नहीं हो पा रही है। आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहा करूंगी। इस उम्र में ऐसा कठोर संन्यास व्रत, सोने के कमरे से एक बारगी मौसी के कमरे में निर्वासन, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करते हुए उसकी आंखों के कोनों में आंसू झलक पड़े। बेबस होठ कांप उठे और गला रुंध गया। महेंद्र बोला, बेहतर है चाची के कमरे में ही चलो, मगर तब उन्हें हमारे कमरे में ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा एक गंभीर प्रस्ताव मजाक बन गया। आशा इससे नाराज हुई। महेंद्र ने कहा, इससे तो अच्छा है कि तुम रात दिन मुझे आंखों आंखों में रखो और निगरानी करो, फिर देखो कि मेरी इम्तिहान की पढ़ाई चलती है कि नहीं। बड़ी आसानी से आखिर यह बात तय हो गई। यह निगाहों के पहरे वाला काम कैसा चलता था, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। इतना ही कह देना काफी होगा कि उस साल महेंद्र इम्तिहान में फेल हो गया और चारों पाठ के लंबे वर्णन के बावजूद पूर्व भुज के बारे में आशा की अनिभिज्ञता दूर न हो सकी। उनका यह अनूठा पठन पाठन एक बारगी निर्विघ्न चलता रहा हो, ऐसा नहीं। बीच बीच में बिहारी आकर बड़ी गड़बड़ मचाता। महेंद्र भैया की पुकार मचाकर वह आसमान से पर उठा लेता। महेंद्र को उसके सोने के कमरे की मांद में खींचकर बाहर किए बिना उसे चैन न पड़ता।
महेंद्र की वह बड़ी लिहाड़ी लेता कि वह अपनी पढ़ाई में ढिलाई कर रहा है। आशा से कहता, भाभी, निगल जाने से हजम नहीं होता, चबा चबा कर खाना चाहिए। अभी तो सारा भोजन एक ही कौर में निगल रही हो, बाद में हाजमे की गोली ढूंढे न मिलेगी। हाँ। महेंद्र कहता, चुन्नी, इसकी सुनो ही मत, इससे हमारे सुख से रश्क होता है। बिहारी कहता, सुख जब तुम्हारी मुट्ठी में है तो इस तरह से भागो कि औरों को रश्क ना हो। महेंद्र जवाब देता, औरों के रश्क में सुख जो होता है, चुन्नी जरा सी चूक से मैं तुम्हें इस गधे के हाथों सौंप रहा था। बिहारी लाल आंखों में कहता, चुप। इन बातों से आशा बिहारी पर मन ही मन कुड़ जाती। कभी बिहारी से उसकी शादी की बात चली थी, इसी से वह बिहारी से खिंची खिंची रहती। यह बिहारी समझता था और महेंद्र इसी बात का मजाक किया करता। राजलक्ष्मी बिहारी से दुखड़ा रोया करती। बिहारी कहता, माँ, कीड़े जब घर बनाते हैं तो उतना खतरा नहीं रहता, लेकिन जब उसे काटकर वे उड़ जाते हैं तो उन्हें लौटाना मुश्किल है। किससे यह पता था कि तुम्हारे बंधन को इस तरह तोड़ फेंकेगा। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी धधक उठी, जैसे गर्मियों की आकस्मिक आग लहक उठी थी। लेकिन उनकी जब जलन और चिंगी भेगनी पड़ी अन्नपूर्णा को, तो सोना खाना हराम हो गया।